So hey guys, last time we studied about the active management of third stage of labor, and this is the now we are going to study the complication of third stage, that is the postpartum hemorrhage. Now in this postpartum hemorrhage, now we will go through the objectives what we need to learn in this topic. Now in this we will go through definition, types, management and prevention. Definition: any amount of bleeding from or into the genital tract following the birth of the baby up to the end of the puerperium, that is the 42 days, which adversely affect the general condition of patient by rise in pulse rate and falling BP. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्लीडिंग हो रहा है हमारे जेनिटल ट्रैक्ट से आफ्टर द डिलीवरी बर्थ ऑफ द बेबी है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा पेशेंट है उसका पल्स रेट हाई हो रहा है और बीपी फॉल हो रहा है. ठीक है, अब देखते हैं इसके टाइप्स. तो टाइप्स कितने होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी कब होता है? प्राइमरी अकर विद इन 24 आवर फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी. बेबी के बर्थ के 24 घंटे बाद प्राइमरी पीपीएच होता है. अब प्राइमरी पीपीएच के दो टाइप स्टेज होते हैं, एक थर्ड स्टेज और एक ट्रू पीपीएच. थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो ब्लीडिंग होता है वो बिफोर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा के निकलने से पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. और ट्रू पीपीएच में क्या होता है, जैसे ही एक्सपल्शन होता है प्लेसेंटा का तब ब्लीडिंग होती है, वो ट्रू पीपीएच होता है. अब कॉजेस क्या क्या है? कॉजेस को हम 4 T से याद करेंगे, जैसे कि एटोनिक, ट्रॉमेटिक, रिटेन टिश्यू और थ्रोम्बिन. ये 4 T's हैं जो कॉज करते हैं पीपीएच. अगर कब हम उसको देखेंगे कि कैसे. एटोनिक यूट्रस. एटोनिक यूट्रस 80% ऑफ द केसेस होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं. क्यों होते हैं? ड्यू टू द इम्परफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मस्कुलेचर. इसमें क्या होता है, जो यूट्रस का जो टोन होता है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता है इसकी वजह से. अब किस किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है? या तो वो ग्रैंड मल्टीपैरा होगी, या तो हेड्रोमेनियोस कंडीशन होगा, या तो यूट्रस का ओवर डिस्टेंशन हो जाएगा. ये मतलब कि बेबी का है, उसका वेट मोर देन 4 kg हो रहा है तो ओवर डिस्टेंशन हो सकता है यूट्रस का. अनीमिया होगा, प्रोलॉन्ग लेबर होगा और मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज हो जाएगा. अब सेकेंड, ट्रॉमेटिक. ट्रॉमेटिक जो होता है 20% ऑफ द केसेस होते हैं जो कि ऑपरेटिव डिलीवरी के दौरान होता है. अब ब्लड लॉस मेनली होता है सी सेक्शन की वजह से. यूजुअली क्या इन्वॉल्व करता है? सर्विक्स, वेजाइना और पेरिनियम. ये 3 चीज़ों में ट्रॉमेटिक पीपीएच होता है. रिटेन टिश्यू मतलब कि बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, ब्लड क्लॉट, ये सब क्या होते हैं, वहाँ पे रह जाते हैं, रिटेन हो जाते हैं उसके टिश्यूज, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूट्राइन रिट्रैक्शन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता ड्यू टू द इम्परफेक्ट यूट्राइन रिट्रैक्शन. अब थ्रोम्बिन, ये क्या है कि लेस कॉमन होता है. ये क्या होता है, डिमिनिश कोआगुलेट्स हो जाते हैं इसमें. प्रोकोगुलेंट्स क्या होते हैं, ये वो ऐसे होते हैं जो प्रमोट करते हैं कन्वर्जन ऑफ थ्रोम्बिन टू प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन में कन्वर्जन प्रमोट करते हैं. तो उनका जो फंक्शन है वो डिमिनिश हो गया. और क्या होता है, इंक्रीज फिब्रिलेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है. अब प्रिवेंट कैसे करेंगे? हमने देख लिया कितने टाइप होते हैं कॉज को. अब प्रिवेंट कैसे करेंगे? एक एंटीनेटल पीरियड में कर सकते हो और एक इंट्रानेटल. एंटीनेटल मतलब बर्थ से पहले, तो इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ द मैटरनल साइड. फिर हाई रिस्क पेशेंट का हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, जैसे कि हेड्रोमेनियोस है, मल्टीपैरा है, उस लोग का स्क्रीनिंग करेंगे. ब्लड ग्रुपिंग देखेंगे. अगर पहले से हमको पता चलता है कि उस मल्टीपैरा है या उसको पीपीएच का कोई कंडीशन है, तो हम लोग पहले से ब्लड अरेंज करके रखेंगे ताकि एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कोई भी टाइम वेस्ट मत हो, ताकि इनडायरेक्टली वो उसके हेल्थ पे, मोर्टेलिटी पे इनडायरेक्टली अफेक्ट करे. और इंट्रानेटल में क्या होता है, AMTSL और ऑब्जर्वेशन फॉर 2 आवर और एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा करेंगे. ये कुछ और दिक्कत तो नहीं. अब मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच कैसे मैनेज करेंगे? इंजेक्ट करेंगे मिथाइल अर्गोमेट्रिन, कितना 0.2 mg IV, सलाइन ड्रिप करेंगे देंगे और ब्लड अरेंज करेंगे. अब
इसके दो कंडीशन होंगे, या तो प्लेसेंटा अरे सेपरेट होगा या तो प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होगा। अगर सेपरेट हो जाता है तो क्या करेंगे, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन से उसको प्लेसेंटा को निकाल देंगे। और अगर सेपरेट नहीं होता है तो मैनुअल रिमूवल करेंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया। आप देख सकते हो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे प्लेसेंटा को मैनुअल रिमूवल करके निकाला जा रहा है। इमीडिएट मेजर्स क्या होते हैं, रिसस्टिकेशन करेंगे उसको, उसके अंदर 2 लार्ज बोर डालेंगे आईवी के, पेशेंट को फ्लैट रखेंगे और वार्म रखेंगे, इन्फ्यूज़ करेंगे 2 लीटर ऑफ एनएस, ठीक है, एबीसी मेंटेन रखेंगे, एयरवे, ब्लड सर्कुलेशन है ना, ब्रीदिंग, ये सब तो हम लोग को मेंटेन करना होगा। और फिर फोलिस कैथेटर इंसर्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एब्डोमेन यूट्राइन मसाज देंगे उसको। अगर यूट्रस का टोन नॉर्मल है, टोन ऑफ यूट्रस मेंटेन है, यूट्राइन टोन मेंटेन है, नॉर्मल है, तो क्या है, क्या इंडिकेट कर, या तो वो क्या है, ट्रॉमेटिक पीपीएच है। और अगर टोन डिक्रीज है तो क्या इंडिकेट करता है कि वो एटोनिक पीपीएच है, यानी कि उसका टोन मेंटेन नहीं है। मैनेज कैसे करेंगे, बाई मैनुअल यूट्राइन मसाज देंगे। आप देख सकते हैं एक है एब्डोमेन में है, दूसरा वजाइना में है, और इसको प्रेशर दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यूट्रस को, तो ये बाई मैनुअल यूट्राइन मसाज है। अब उसके साथ क्या देंगे, ट्राइनेक्सामिक एसिड देंगे और यूट्रोटोनिक ड्रग्स देंगे। ड्रग्स कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन देंगे जिसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इंक्रीज इंटरसेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है। दूसरा PGF2 अल्फ़ा को रिलीज़ कराता है डेसिक्वास, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन है उस वजह से पेन होता है और मिल्क इजेक्शन हो जाता है। और कौन सा ड्रग देंगे, मिथाइल अर्गोमेट्रिन देंगे, सिंटोमेट्रिन देंगे, मिसोप्रोस्टोल देंगे। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि ये सब क्यों देंगे, इसका क्या डोज होता है, तो एक बार आप उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। अब WHO क्या बोलता है कि अगर आप मिसोप्रोस्टोल दे रहे हो तो 800 mcg सब लिंगुअल लेना है ओरल की अपेक्षा, और ACOG क्या होता है 600 to 1000 mcg देना होता है, सब लिंगुअल, ओरल और पर रेक्टल। कार्बोप्रोस्ट और डाइप्रोस्ट भी दे सकते हैं। अब मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे देख क्या करना है, वो भी नहीं हो रहा है। एक तो बाई मैनुअल यूट्राइन मसाज देंगे, ट्राइनेक्सामिक एसिड, ऑक्सीटोसिन, ये सब तो दे रहे हैं। अगर इससे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो मिथाइल अर्गोमेट्रिन देंगे, उससे भी रिस्पॉन्स नहीं था तो कार्बोप्रोस्ट देंगे, उससे भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, 30 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो मैकेनिकल कंप्रेशन करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, फॉर्म एनएस को कैथेटर में डाल के यूट्रस के अंदर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा वेनस साइनस पे और ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और इसको जिस कैथेटर से यूज़ करते हैं, इस प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं, उसको बकरी बलून कैथेटर बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें वॉर्म एनएस डालकर उस पर प्लेस किया गया है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना। अगर हमको इससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है ना, प्रेशर भी दे दिए, ये भी कैथेटर भी डाल दिए, तो क्या करेंगे। अगर रिस्पॉन्सिव मतलब कि हाँ चलो रिस्पॉन्स मिल रहा है, ब्लीडिंग भी रुक गई है, तो क्या करेंगे, कैथेटर रिमूव कर देंगे। अब ब्लीडिंग क्या है, अगर ब्लीडिंग हो रही है फिर भी हो रही है, हम लोग को कैथेटर के बाद भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, तो क्या करें, क्या होगा। अगर ब्लीडिंग हो रही है और वाइटल अनस्टेबल है तो यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन कर दें। अगर वाइटल स्टेबल तब हम क्या करेंगे, तब हम एक्सटर्नल आयोटा कंप्रेशन करेंगे और कंप्रेशन सूचर करेंगे। अब आप देख सकते हो कि एक हैंड से हम एट द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस हम प्रेशर लगा रहे हैं, और दूसरा हैंड कहाँ है, फीमोरल आर्टरी के पास। वो हम वहाँ पे क्यों चेक करते हैं, ताकि देख सके कि जो कंप्रेशन हम यहाँ अम्ब्लाइकस में दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल आयोटा कंप्रेशन। ये है बी लिंच या ब्रीज सूचर। इसमें क्या होता है कि हम एक पोस्टीरियर सूचर लगाते हैं, ठीक है, और एक सूचर जो पास करे एंटीरियर ओवर द एंटीरियर यूट्राइन सरफेस से, फिर एक निडल लेके फिर इसको हम सूचर दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है।
एक राउंड ऐसे घुमा के एक राउंड लाइगेशन इसको देंगे, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बी लिंच या ब्रेस सूचर। ठीक है। अब कंप्रेशन सूचर जो हम लोग बोलेंगे, कंप्रेशन सूचर देंगे वो कैसे दें, जब ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियो इंटरवेंशन करेंगे। मतलब हम थ्रू रेडियो यूएसजी एक्सरे हम देखेंगे कि अंदर क्या सीन है। उसके बाद रेडियो इंटरवेंशन के बाद हम क्या देखेंगे कि ब्लीडिंग प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करेंगे, और एब्सेंट है तो स्टेप वाइज डीवस्कुलराइजेशन करेंगे। उसमें क्या होता है स्टेप वाइज डीवस्कुलराइजेशन में, कि यूनिलेटरल यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करेंगे। जैसे ही यूनिलेटरल यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करेंगे उसके बाद बाईलेटरली यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट किया जाए। उसके बाद यूनिलेटरल एनास्टोमोटिक ब्रांच ऑफ ओवेरियन आर्टरी को लाइगेट करेंगे। उसके जैसे ही ओवेरियन आर्टरी लाइगेट हो जाएगी उसके बाद बाईलेटरली हम ओवेरियन आर्टरी को लाइगेट कर देंगे। फिर भी हमारी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, लेकिन क्या है कि लाइगेशन के बाद हमारे वाइटल्स सब स्टेबल हो रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अब वाइटल स्टेबल तो क्या लाइगेट करेंगे, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी को हम लाइगेट करेंगे। फिर ब्लीडिंग अनस्टेबल है तो क्या करेंगे, सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी कर देंगे। अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो पेल्विक प्रेशर पैक इसको हम अप्लाई कर देंगे, जैसे कि अम्ब्रेला पैक। इट इज़ जस्ट सिमिलर लुकिंग टू लाइक द बकरी बलून कैथेटर। अब सब टोटल और टोटल हिस्टेरेक्टोमी में क्या फ़र्क है कि जो सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी होता है उसमें सर्विक्स इन्वॉल्व नहीं होता है, बाकी के ये सब पोर्शन निकाल दिए जाते हैं। लेकिन टोटल हिस्टेरेक्टोमी में इंक्लूडिंग द सर्विक्स भी इसे पूरा निकाल दिया जाता है। अब यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन कैसे करते हैं, कहाँ होता है, एट द पॉइंट ऑफ यूटेरोवेसिकल पेरिटोनियन रिफ्लेक्शन। यहाँ यूटेरोवेसिकल पेरिटोनियन रिफ्लेक्शन के पास। अब प्रॉक्सिमिटी ऑफ यूट्रस मेंटेन टू प्रिवेंट द इंजुरी टू द यूरेटर। अब ये देखो, और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, ओलीरी टेक्निक। ओलीरी टेक्निक कहते हैं। और लाइगेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पार्ट को लेके किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सूचर है वो इंक्लूड करता है द पार्ट ऑफ मायोमेट्रियम, ताकि जो क्या है जो सूचर वो स्लिपेज ना हो सके उसमें, इसलिए। अब शॉक इंडेक्स क्या होता है, हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी। ये हमारा शॉक इंडेक्स होता है। अब इसका नॉर्मल रेट कितना होता है, 0.5 to 0.7। अगर शॉक इंडेक्स हमारा मोर देन 0.9 है तो क्या इंडिकेट करता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, और दूसरा इंक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी। अब सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग अकर बिटवीन द 8th and 14th डे ऑफ डिलीवरी। 8 to 14 डे ऑफ डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कॉजेज़ क्या होता है, या तो रिटेन बिट्स ऑफ कॉटिलिडन उसमें रह जा रहा है, मतलब पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, या तो इन्फेक्शन हो जा रहा है, या तो एंडोमेट्राइटिस हो जा रहा है, या सेकेंडरी हेमरेज हो रहा है फ्रॉम सी सेक्शन। अब ये क्यों होता है, कॉमनली ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ स्लो एक्सपोजिंग अ ब्लीडिंग वेसल। या तो कोई ब्लीडिंग वेसल वहाँ पे खुली रह गई है तो यहाँ पे ब्लीडिंग हो गया, तो कोई ग्रैनुलेशन टिश्यू उसमें रह जाता है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, थ्रू यूएसजी करेंगे। और इसका मैनेज कैसे करेंगे, अब हमको क्या करना है कि जो ब्लड लॉस हो रहा है हम लोग उसको रिप्लेस करना है। जो भी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हुआ है हम लोग उसको मेंटेन करना होगा, और उसका प्रॉपर कॉज देखेंगे और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा सपोर्टिव थेरेपी देंगे, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, मेथाइल आर्गोमेट्रिन देंगे, और एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में क्या इंक्लूड होगा, क्लिंडामाइसिन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट पीपीएच। होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स इन अ क्लियर वे। तो अब हम रिवीजन करते हैं जो जो हमने पढ़ा है। जैसे कि डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और ऑन इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी अप टू द एंड ऑफ परपेरियम, दैट इज 42 days, which adversely affect the general condition of patient, advised by the
राइज इन पल्स रेट एंड फॉलिंग बीपी। अब इसके टाइप क्या क्या बोले, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है, क्योंकि वो विद इन 24 आवर अकर होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। इसके थर्ड स्टेज और ट्रू पीपीएच, इसके दो फेज होते हैं। थर्ड स्टेज में ब्लीडिंग बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा होता है। ट्रू पीपीएच में क्या होता है, आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। 40 होते हैं एटोनिक, ट्रोमेटिक, रिटेन टिश्यू और थ्रोम्बिन। एटोनिक 80% होता है, मोस्ट कॉमन होता है क्योंकि इसमें इम्परफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका कंडीशन क्या है कि ग्रैंड मल्टीपेरा में हो सकता है हेटेरोमेनियोस, जिसमें होता है ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, अनीमिया, प्रोलॉन्ग लेबर, मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज। ट्रोमेटिक में क्या है, 20% ऑफ द केस होते हैं ऑपरेटिव डिलीवरी की वजह से होता है, ब्लड लॉस होता है, सेक्सेशन उसकी वजह से होता है। क्या क्या इन्वॉल्व करेगा, सर्विक्स, वजाइना और पेरिनियम। रिटेन टिश्यू में क्या आता है, द बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, ब्लड क्लॉट्स, ये सब क्या होते हैं उसमें रह जाते हैं, जिसकी वजह से पीपीएच हो जाता है क्योंकि इम्परफेक्ट यूरिनाइन रिटेक्शन होता है। थ्रोम्बिन लेस कॉमन होता है, इसमें क्या होता है, प्रो कोआगुलेंट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और प्रो कोआगुलेंट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। अब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, एंटीनेटल और इंट्रानेटल बता दिया मैंने। एंटीनेटल मतलब कि बर्थ से, बेबी के बर्थ से पहले हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और इंट्रानेटल मीन्स कैसे हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इंजेक्ट करते हैं मिथाइल अर्गोमेट्रिन, सलाइन ड्रिप देते हैं, ब्लड अरेंज करते हैं। प्लेसेंटा अगर सेपरेट हो गया तो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू उसको और उसको मैनेज करते हैं। अगर सेपरेट नहीं हुआ तो मैनुअल रिमूवल देते हैं अंदर जीए। इमीडिएट मेजर क्या करेंगे, रिसस्टिकेशन करेंगे, 2 लार्ज बोर देंगे आईवी के, फिर पेशेंट को फ्लैट रखेंगे, वार्म रखेंगे, 2 लीटर ऑफ एनएस इन्फ्यूज़ करेंगे, एबीसी मेंटेन करेंगे और पोलिस कैथेटर देंगे। उसके साथ साथ एब्डोमिनल मसाज भी देंगे ताकि जो यूट्रस का टोन है वो मेंटेन हो सके। अब मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पीपीएच कैसे होगा, बाय मैनुअल यूट्राइन मसाज देंगे, ट्राइसोनिमिक एसिड देंगे, इंजेक्शन उसका, यूट्राइन टोनिक ड्रग्स देंगे। और ये कैसे है, बाई मैनुअल यूट्राइन मसाज का ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ड्रग्स क्या क्या देंगे, ऑक्सीटोसिन, मिथाइल अर्गोमेट्रिन, सिंटोमेट्रिन, मिसोप्रोस्टॉल ये देंगे। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है कि जब अगर हम ये सब जो कर रहे हैं, मसाज दे रहे हैं, एमी दे रहे हैं, कालोप्रॉल दे रहे हैं, उससे भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मैकेनिकल कंप्रेशन करेंगे। वो किसके थ्रू करेंगे, बकरी बैलून कैथेटर के थ्रू। उसमें क्या होता है, जो वीनस साइनस है उस पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। उन सब के बाद भी नहीं हो रहा है तो हम यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करते हैं। अगर उसमें वाइटल स्टेबल से रह जा रहे हैं तो एक्सटर्नल आयोटा कंप्रेशन करते हैं थ्रू एक्सटर्नल आयोटा कंप्रेशन, और ये उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। कहाँ से करते हैं, सेट अम्बलाइकस, एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस से करते हैं। बी लिंच क्या होता है, इसमें हम सूचर करते हैं, एक राउंड सूचर देते हैं ताकि एक पोस्टीरियर सरफेस को कवर सके और कर सके और एक एंटीरियर सरफेस को कवर कर सके। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कंप्रेशन सूचर प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, हम रेडियो इंटरवेंशन के थ्रू देखते हैं कि यूट्राइन आर्टरी ब्लीडिंग है कि नहीं। अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करेंगे, और एब्सेंट है ब्लीडिंग तो डीवस्कुलराइजेशन कर देंगे। कैसे, यूट्राइन पहले तो यूनिलेटरल यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करेंगे, फिर बायलेटरल यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करेंगे, उसके बाद यूनिलेटरल एनास्टोमोटिक ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करेंगे, फिर वही बायलेटरल एनास्टोमोस ब्रांच ऑफ यूट्राइन ओवेरियन आर्टरी को हम लाइगेट करेंगे। फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो क्या करेंगे, अगर वाइटल स्टेबल है तो हम इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट कर देंगे जिसका एंटीरियर डिवीजन का, और अगर नॉन स्टेबल है तो सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी करेंगे। फिर भी ब्लीडिंग है तो हम पेल्विक प्रेशर पैक करेंगे। फिर यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन कैसे करते हैं, एट द लेवल ऑफ यूटेरोवेसाइकल पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन, कैसे बताया था, लाइगेशन मायोमेट्रियम के लेयर को लेके किया जाता है कि ताकि स्लीपेज ना हो सके, और किसके थ्रू करते हैं, ओलेरी टेक्निक के थ्रू। शॉक इंडेक्स क्या होता है, हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी, उसका हमने नॉर्मल रेट देख लिया। अब सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है, जो कि 8 to 14 डे ऑफ डिलीवरी पे होता है। क्यों होता है, बिट्स ऑफ कॉटिलिडन उसमें रह जाते हैं, या इंजेक्शन ऑफ सेपरेशन सॉ ओवर अ डीप सर्वाइकोवेजाइनल लेसरेशन नहीं अच्छे से हो पाता है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है और सेकेंडरी हेमरेज हो जाता है। फिर कॉमनली ड्यू टू द ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से या कोई ओपनिंग एक्सपोज हो जाती है उसकी वजह से। डायग्नोसिस की वजह शुरू करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, जो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करना है, और सपोर्टिव थेरेपी देंगे उसको। दैट्स ऑल।